मेरे चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम जिस विषय में पढ़ेंगे वो है पारसी थिएटर। अगर आपने बच्चों मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कीजिए, और जिससे कि मेरी नई नई वीडियोस आप तक पहुंचती रहे। और आप मुझे व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम और टेलीग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। तो देखिए, आज हम पढ़ेंगे पारसी थिएटर। आज इसकी विस्तृत जानकारी हम लेंगे। जो पारसी रंगमंच या पारसी थिएटर एक ऐसा रंगमंच परंपरा होती है जो लगभग 1850 के दशक से लेकर 1930 के दशक तक भारत के पश्चिम और उत्तर भारत में प्रचलित हुई थी। इस थिएटर कंपनी के रंगकर्मी जो थे वो अधिकांश पारसी थे, और उनका जो स्वामित्व था वो भी अधिकांश पारसियों के हाथों में ही था। यानी कि इनका जो पूरा स्वामित्व था वो पारसी थिएटर, इसीलिए इसका नाम पड़ा क्योंकि पारसी हाथों में ही इसका पूरा स्वामित्व था। इसमें ज़्यादातर गुजराती, हिंदी और उर्दू नाटक होते थे। यह रंगमंच मुंबई से आरंभ हुआ था। उसके बाद ये जल्दी ही एक बहुत ही बड़ी कंपनी बन गई जो एक जगह से दूसरी जगह पर जाकर नाटक का प्रदर्शन किया करती थी। अगर हम व्यावसायिक दृष्टि से देखें तो पारसी रंगमंच से अनेक नाटक मंडलियों का भी जन्म हुआ। भारत में जो सबसे पहला मूवी थिएटर बनाया गया था जो कि पारसी रंगमंच की ही देन थी, वह था चैपलिन सिनेमा। यानी कि जो चैपलिन सिनेमा है वो भारत का सबसे पहला मूवी थिएटर था, जिसे एल फिक्स्टन पिक्चर प्लेस के नाम से भी जाना जाता है। और इसका निर्माण हुआ था 1907 में इस थिएटर का निर्माण किया गया था। जमशेद जी रामजी मदन के द्वारा इसका निर्माण किया गया था। अब हम बात करते हैं पारसी थिएटर के इतिहास के बारे में। देखो बच्चों, भारत में अंग्रेजों के आने के बाद कलकत्ता तथा मुंबई जैसे नगरों में नाटकों का प्रचलन माना जाता है। उस समय पर कलकत्ता जो थी वो भारत की राजधानी थी, और 1854 में कलकत्ता में पहली बार अंग्रेजी नाटक को मंचित किया गया था। यानी कि अंग्रेजी नाटक जो है पहली बार 1854 में कलकत्ता में दिखाया गया था। यह अंग्रेजी नाटक को देखकर जो नवयुवा पीढ़ी थी, जो शिक्षित पीढ़ी थी, भारतीय जो थे, नव शिक्षित भारतीय थे जो, वो बहुत अधिक प्रेरित हुए और उनके मन में अपना रंगमंच बनाने की इच्छा जागी। उस समय पर मंदिरों में होने वाले भजन कीर्तन, बस यही सब जो था वो लोगों के मनोरंजन का साधन था। मंदिरों में जो कीर्तन भजन होते थे, रामायण महाभारत के पाठ होते थे, उनसे ही लोग अपना मनोरंजन किया करते थे। फिर कुछ संपन्न पारसियों ने नाटक कंपनी खोलने की पहल की और धीरे धीरे यह मनोरंजन का एक लोकप्रिय माध्यम बनता चला गया। इसका असर कहीं कहीं आज के आधुनिक सिनेमा में भी दिखाई पड़ता है। पारसी रंगमंच जो है वो 19वीं शताब्दी के ब्रिटिश रंगमंच के मॉडल पर आधारित है। इस रंगमंच को पारसी रंगमंच इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसमें पारसी व्यापारी जुड़े हुए थे। और वो क्यों जुड़े हुए थे? क्योंकि उन्होंने अपना धन भी लगाया हुआ था और वो अपनी जीविका अर्जित करने के लिए, यानी कि पैसा कमाने के लिए, इस रंगमंच से जुड़े हुए थे। इस रंगमंच में जो तकनीकी प्रयोग में लाई जाती थी वो ब्रिटेन से मंगवाई गई थी। इसमें प्रोसेनियम स्टेज से लेकर बैक स्टेज की जटिल मशीनरियाँ भी थी। यानी कि जो बैक स्टेज होता है उसको जो चेंज किया जाता है उसकी मशीनरी भी इसमें शामिल थी। लेकिन भारतीय रंगमंच के कुछ आवश्यक तत्व जैसे परंपरागत गीत, नृत्य, लोक हास परिहास को पारसी रंगमंच ने अपनी कथा कहने की शैली में शामिल कर लिया। यानी कि तकनीक तो पारसी लोगों की ही थी, लेकिन जो उन्होंने तत्व लिए, यानी कि यहाँ पर जो तत्व लिए उन्होंने, गीत, नृत्य, वो सब भारतीयों के ही इसमें दिखाए जाते थे। वो सब उन्होंने भारतीयों के जो तत्व है वो अपनी इस शैली के अंदर शामिल कर लिए थे। इसलिए पारसी रंगमंच को दो श्रेष्ठ शैलियों का संगम कहा जाता है। यानी कि इसके अंदर पारसी और हिंदी दोनों ही शैलियों का समावेश आपको देखने को मिलेगा। अगर औपनिवेशिक काल में जो है वो भारत में आधुनिक रंगमंच और फिल्मों की जगह आला और कव्वाली अधिक प्रमुख हुए। यानी कि जो औपनिवेशिक काल आया उसके अंदर जो है रंगमंच
और फिल्मों की जगह पर कव्वाली, आला इनको अधिक अहमियत दी जाती थी। लेकिन पारसी थिएटर आने के बाद दर्शकों में गाने के माध्यम से बहुत सी बातें कहने की परंपरा चल पड़ी, जो कि दर्शकों में अधिक लोकप्रिय होती चली गई। यानी कि जो पारसी रंगमंच आया था उसमें गानों का प्रचलन हुआ था और गानों के माध्यम से ही वो अपनी बात कहा करते थे। बाद में 1930 के दशक में आवाज़ रिकॉर्ड करने की सुविधा भी शुरू हो गई। बाद में यह पारसी थिएटर धीरे धीरे एक चलित थिएटर का रूप लेता चला गया और लोग घूम घूम कर नाटक देश के हर कोने में ले जाने लगे। लगभग 80 वर्षों तक पारसी रंगमंच ने मनोरंजन के क्षेत्र में अपना सिक्का जमाए रखा और फिल्मों का आगमन हुआ। तब पारसी रंगमंच ने अपनी परंपरा सिनेमा को सौंप दी। भारतीय फिल्मों को जो समृद्ध बनाने में पारसी रंगमंच का एक विशेष योगदान रहा। यानी कि जो पारसी रंगमंच के जो तत्व थे वो आधुनिक सिनेमा को उन्होंने सौंप दिए। यानी कि जो आज की जो आधुनिक सिनेमा है उसमें जो हम तत्व देखते हैं, जो दिखाई देता है, वो पारसी थिएटर की ही देन है। अब हम बात करेंगे इसकी विशेषताओं की, यानी कि पारसी थिएटर की कौन कौन सी विशेषताएं रही हैं। जो पारसी रंगमंच है उसकी मुख्य रूप से 4 विशेषताएं मानी गई हैं। पहली विशेषता इसकी कौन सी है कि पर्दों का नायाब प्रयोग, यानी कि मंच पर हर दृश्य के लिए अलग अलग पर्दे प्रयोग में लाए जाते थे, क्योंकि ताकि दृश्यों को गहराई और विश्वसनीयता लाई जा सके। लेकिन आजकल फिल्मों में क्या होता है कि फिल्मों में अलग अलग लोकेशन दिखाए जाते हैं। यही अलग अलग लोकेशन दिखाने के काम पहले पारसी रंगमंच में पर्दों द्वारा किया जाता था। इसलिए पारसी रंगमंच की मंच सज्जा का काम बड़ा ही जटिल होता था। हर दृश्य के बाद मंच की साज सजावट को बदला जाता था। जो भी उसमें दृश्य दिखाए जाते हैं, हर दृश्य दिखाने के बाद उसके जो पीछे जो पर्दे लगे होते उसको सबको बदला जाता था। ये काम बहुत ही जटिल माना जाता था। इसकी जो दूसरी विशेषता क्या है, इसके संगीत, नृत्य और गायन का प्रयोग। पारसी नाटकों में नृत्य और गायन का यही मेल हिंदी फिल्मों में मिलता है। यही वजह है से भारतीय जो फिल्में हैं वो पश्चिमी फिल्मों से अलग होने लगी, क्योंकि पहले के समय में नृत्य, गायन, संगीत ही केवल मनोरंजन का साधन माना जाता था। इसलिए जो पारसी रंगमंच है इन्होंने इन्हीं तत्वों को अपनी शैली में शामिल कर लिया। और जब फिल्मों का आगमन हुआ तब पारसी रंगमंच ने अपनी परंपरा सिनेमा को सौंप दी। यही कारण है कि फिल्मों में पारसी रंगमंच के तत्व दिखाई देते हैं और भारतीय फिल्मों में भी पश्चिमी फिल्मों से अलग मानी जाती हैं। इसकी जो तीसरी विशेषता है वो क्या है, वस्त्र सज्जा। यानी कि नाटक में जो पहने जाते हैं कॉस्ट्यूम, वस्त्र, रंग, उनके ऊपर विशेष ध्यान दिया जाता था। पारसी रंगमंच में अभिनेता जो कपड़े पहनते थे उनके रंग तथा अलंकार का विशेष ध्यान रखा जाता था। और इसका मुख्य कारण क्या है कि जिससे पात्र आकर्षित लगे और दर्शकों के मन में उनके लिए उनका जो किरदार है जो वो निभा रहे हैं, किरदार उनका प्रभाव डाल सके। यानी कि दर्शक जो है वो उनको उसी किरदार में देख सके। जैसे कि मान लो कोई राम का किरदार निभा रहा है तो राम के वस्त्र पहनेगा तो देखने वाले के मन में वही किरदार की छाप छपेगी कि राम है। तो इसलिए वस्त्र के ऊपर विशेष ध्यान दिया जाता था। और इसका दूसरा जो मुख्य कारण था वो ये था कि दर्शक जो थे वो बहुत पीछे तक बैठे होते थे, जिससे वे रंग व वेशभूषा के माध्यम से पात्र की पहचान कर सके। इसलिए पात्रों की वेशभूषा का विशेष ध्यान रखा जाता था। इसकी जो चौथी विशेषता है वो है गाने तथा लंबे संवाद। पारसी नाटकों के संवाद ऊंची आवाज़ में बोले जाते थे, इसलिए संवाद में अति नाटकता भी रहती थी। पारसी थिएटर में गाना एक अहम भूमिका निभाता है। इसमें अभिनेता गाने के माध्यम से अपनी भावनाओं को अभिव्यक्त करता है। पारसी थिएटर में अभिनेता को एक अच्छा गायक होना आवश्यक है, क्योंकि पारसी थिएटर में आधी कहानी गानों पर ही चलती है। ये पारसी थिएटर की ही देन थी कि आज हिंदी फिल्मों में गानों का भरपूर प्रयोग किया जाता है।
गानों के बिना भारतीय दर्शक फिल्मों को अधूरा मानते हैं। आज भले ही सिनेमा और रंगमंच से इस प्राचीन शैली के अभिनय के तत्व गायब हो रहे हैं, लेकिन आधुनिक फिल्मों में गानों की देन पारसी थिएटर की ही मानी जाती है। यानी कि जो पहले के समय में पारसी थिएटर में जो गाने गाकर जो अभिनेता अपने मन की बात को अभिव्यक्त किया करता था, उन्हीं गानों को आधार बनाकर आज आधुनिक फिल्मों में उसको तत्व मान लिया गया है, उन्हीं को आधार बनाकर फिल्में बनाई जाती हैं। अब हम बात करेंगे कि पारसी थिएटर का विकास कैसे हुआ। ठीक है, देखिए जो इसका पहला तत्व है पारसी थिएटर का जो विकास हुआ, सबसे पहले कैसे विकास हुआ। देखिए ऐसा माना जाता है कि शुरुआती समय में पारसी रंगमंच जो था वे साधन विहीन थे, लेकिन धीरे धीरे रंगमंच के संबंध में उनके उपकरण खरीद लिए गए। इन कंपनियों के पास विशेष प्रकार के यंत्र होते थे। पहले तो उनके पास यंत्र होते नहीं थे, पहले तो साधन विहीन थे, लेकिन बाद में उन्होंने इससे बहुत सारे यंत्र भी खरीद लिए, उपकरण भी खरीद लिए, जिसके द्वारा अद्भुत दृश्य दिखाए जाने लगे। यानी कि इन्होंने इस प्रकार के यंत्र उपकरण खरीद लिए जिससे वे अद्भुत दृश्य को दिखा पाते थे, जैसे कि परियों को आकाश में उतरते हुए दिखाई देना, देवों को हवा में उड़ते हुए दिखाया जाना, किसी व्यक्ति को दीवार पे चलते हुए दिखाई दिए जाना। इस प्रकार के जो चमत्कारी दृश्य को देखकर दर्शकों के मन में उत्साह और मनोरंजन पैदा होता था। इन यंत्रों का प्रयोग करके इस प्रकार के दृश्य 19वीं शताब्दी में लंदन के डूरी लेन थिएटर में दिखाए गए थे और इन्हीं का अनुकरण पारसी थिएटर ने भी किया था। पारसी थिएटर में जो है इन्हीं उपकरणों का अनुकरण किया जाता था। इसका जो दूसरा विकास की जो प्रक्रिया है वो क्या थी कि जो पारसी थिएटर कंपनियों के पास स्वतंत्र नाटककार और रंग निर्देशक थे। यानी कि इसका मतलब क्या है कि जो स्त्री पात्र का जो अभिनय होता था वो भी पुरुष पात्र ही किया करते थे। यानी कि उनके पास इन चीज़ों का अभाव था, वो उनके पास स्त्री पात्र नहीं हुआ करते थे, तो मतलब कि स्वतंत्र नाटककार थे। कुछ समय के बाद क्या हुआ कि जो नर्तकियाँ थी और जो वेश्याएँ थी वो भी इसमें सहभागी बनने लगी। सबसे पहले इन कंपनियों ने शेक्सपियर के नाटक अंग्रेजी तथा गुजराती में प्रस्तुत किए और ईरानी नाटकों के पारसी गीतों का मराठी के लय या शैली में भी प्रयोग किया गया। पारसी थिएटर में क्रांति लाने वाले दादा भाई पटेल ने सन 1870 ईस्वी में फारसी नाटकों को हिंदी राग रागनियों में पेश किया। इस कंपनी की नाटक की भाषा को अगर देखें तो इसमें हिंदी, उर्दू और पारसी का मिश्रण रहता था। पारसी रंगमंच की जो शैली थी वो बहुत ही सशक्त, कार्य व्यापार, प्रभावशाली एवं तीव्र थी तथा इनके संवाद चुस्त रहते थे। नाटकों में हास्य अभिनय का प्रयोग अधिक मात्रा में रहता था और नाटकों का जो विभाजन था वो 3-4 अंकों में किया जाता था। अब इसकी जो तीसरी जो विकास की जो प्रक्रिया सामने आती है वो क्या है कि पारसी कंपनियों के जो नाटक थे वो रात को 10 बजे से सुबह 3 या 4 बजे तक चलते थे। नाटक की शुरुआत मंगलाचरण से होती थी। इन नाटकों में सुख दुख का समन्वय रहता था। नाटकों में संगीत के लिए तबला, हारमोनियम, वायलिन का भी प्रयोग किया जाता था। जैसे कि मारपीट, हत्या, प्रेम प्रसंग, युद्ध का वर्णन, ऐसी घटनाओं को अत्यंत मार्मिक ढंग से वर्णित किया जाता था। नाटक देखने वाले दर्शक पहले से भी अभिनेता के बारे में जान लेते थे, तभी दर्शक भीड़ जमा कर लेते थे क्योंकि उनको पता था कि आज किस अभिनेता ने अभिनय करना है। सफल नाटक जो था वो कई बार तो 1-1 महीने तक लगातार चला करता था। अब हम बात करेंगे कि प्रमुख नाटककार तथा संस्थाएं, यानी कि जो पारसी थिएटर था, पारसी रंगमंच में प्रमुख नाटककार कौन कौन से थे और संस्थाएं भी कौन कौन सी और किस तरह से विकसित हुई थी। ये पारसी थिएटर शैली ने तीसरे दशक में राजस्थान के रंगकर्मियों का
रंगकर्मियाँ जो थी उन पर पूरा प्रभाव डाला। कहा जाता है कि सर्वप्रथम बरेली के जमींदार साहब की थिएटर कंपनी राजस्थान में आई थी। इसके बाद स्वर्गीय लक्ष्मण दास ने जोधपुर में मारवाड़ा नाटक संस्था की स्थापना की थी और जानकी स्वयंवर, हरिश्चंद्र, भगत परमल जैसे कई नाटक उन्होंने किए। एक समय ऐसा था जब पारसी थिएटर के रंगमंच पर अपना पूर्ण अधिकार कायम कर लिया था। उस समय राजस्थान में बापू मणिकलाल तथा कन्हैया लाल पवार पारसी थिएटर के विख्यात रंगकर्मी व निर्देशक थे। यानी कि ये जो है उस समय पर बहुत ही विख्यात निर्देशक थे दोनों। इसके बाद बाबू मणिकलाल ने दी बार थिएट्रिकल कंपनी की स्थापना की और इसकी स्थापना उन्होंने कब की थी? सन 1933 में। इस कंपनी को ऊंचाइयों तक पहुंचाने के लिए इन्होंने बहुत अधिक मेहनत करी और सक्रिय कार्य भी किए। अब हम बात करेंगे इसकी आलोचना की, यानी कि पारसी रंगमंच की आलोचना किस प्रकार से हुई। जहाँ पारसी रंगमंच इतना विकसित माना गया, आधुनिक सिनेमा भी कहीं ना कहीं इसी की देन मानी गई, वहीं पर बहुत से ऐसे भी तथ्य सामने आए जिनके कारण इनकी आलोचना भी बड़े पैमाने पर दिखाई देने लगी। यह रंगमंच एक व्यावसायिक रंगमंच होने के कारण जन समुदाय को अधिक आकर्षित करने के लिए तथा मनोरंजन के नाम पर पारसी रंगमंच अत्यधिक तड़कीला, भड़कीला और फूहड़ दृश्य दिखाने लगे। यानी कि इसको आकर्षित बनाने के लिए, यानी पारसी रंगमंच में जो नाटक दिखाए जाते थे इसको अधिक आकर्षित बनाने के लिए इसमें फूहड़ दृश्य दिखाए जाने लगे, तड़कीले भड़कीले दृश्य इसमें दिखाए जाने लगे। इसके कारण सभ्य सुसंस्कृत समाज इससे कटने लगा। कुछ विद्वानों ने इसे घटिया, बाजारू तथा अश्लील भी कहा। यहाँ पर निष्कर्ष केवल इतना निकलता है कि जहाँ पर पारसी थिएटर ने एक नई दिशा दिखाने का कार्य किया, ज्ञानवर्धक भी साबित हुआ, वहीं पर दूसरी ओर कुछ असभ्य दृश्यों के कारण इसकी आलोचना भी विद्वानों के द्वारा जमकर की गई। तो ये तो था पारसी थिएटर की जानकारी। मैं आशा करती हूँ कि आपको मेरी ये वीडियो अच्छे से समझ आ गई होगी। धन्यवाद।